सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी जहां ड्रग्स कनेक्शन में रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती समेत सुशांत से जुड़े लोगों की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू सिंह और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपने बयान दर्ज करवाए। रिया करीब 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही, जिसके बाद पुलिस ने प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल कार्ड बनाने का आरोप लगाया, उनके खिलाफ जांच की मांग की। दावा है कि जिस समय दिल्ली में ये दवाई लिखी गई उस समय सुशांत मुंबई में थे, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसे दवाई नहीं लिखी जा सकती है। तो करीब 6 घंटे तक रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद रही और उन्होंने सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, केस दर्ज करवाया है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। रिया चक्रवर्ती एनसीबी कार्यालय से निकलने के बाद में सीधा बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। बांद्रा पुलिस स्टेशन में 5 घंटे उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। हम बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी थी। लिखित शिकायत में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पे आरोप लगाया था कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। उस प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ थी वो एनडीपीएस के एक्ट में आती है, वो दवाइयाँ प्रतिबंधित थी। उस प्रिस्क्रिप्शन को गलत तरीके से रिया चक्रवर्ती को भेजा था। यही आरोप रिया चक्रवर्ती ने अपनी लिखित शिकायत में किया हुआ है, जिसके बाद में अब हमें देखना है कि रिया चक्रवर्ती अब आगे क्या करती है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में उन्होंने इतना लंबा समय जो बयान दर्ज किया, क्या मुंबई पुलिस में क्या रोल निभाती है। रिया की तरफ से सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने ऐतराज जताया। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुंबई पुलिस को इस मामले में किसी भी तरह की कोई शिकायत लेने का अधिकार नहीं है। आज रिया की तरफ से एक मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई है। अगर बांद्रा पुलिस इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और अगर बांद्रा पुलिस अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। 8 घंटे तक एनसीबी के अधिकारी रिया से पूछताछ करते रहे। एक दिन पहले ही रिया को 10 बजे तक एनसीबी के दफ्तर पहुंचने को कह दिया गया था। इसीलिए सुबह करीब 9 बजे ही रिया के घर मुंबई पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। आज भी जिस तरह से एनसीबी ने उन्हें बुलाया है कि 10 बजे उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, तो इसी को देखते हुए पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में रिया की गाड़ी बिल्डिंग से बाहर निकली और पुलिस की गाड़ियों के साथ एनसीबी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगी। ये सामने जो जीप है जिसका इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती जो है हमेशा से करती आई हैं, उसी जीप में बैठकर रिया चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा के बीच जो है वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। एनसीबी दफ्तर से थोड़ी दूर लगी बैरिकेडिंग से पहले ही गाड़ियां रुक गईं और कार से उतारकर रिया पैदल ही दफ्तर के अंदर गई। रिया एक जैकेट पहने दिखी जिसके हुड से उन्होंने सिर को ढके रखा, चेहरे पर मास्क भी लगाए रखा। एनसीबी दफ्तर के अंदर जाते वक्त रिया के हाथ में एक बैग भी दिखा। सूत्रों के मुताबिक पहले से गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, जैद और शोविक के सामने बैठाकर रिया से पूछताछ की गई। सुबह ही एनसीबी ने तीनों की मेडिकल जांच भी कराई। 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर तीनों को मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। खबर है कि एनसीबी की पूछताछ में पहले ही दिन रिया पर कानूनी शिकंजा कस गया। एनसीबी को उम्मीद है कि रिया से पूछताछ में केस की कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक जब शोविक के सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की गई तो रिया ने रोना शुरू कर दिया। रिया ने यह कबूल किया कि दीपेश से रिया ने मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में ड्रग्स मंगवाए थे। रिया ने ड्रग्स डीलर बासित से 5 बार मुलाकात की बात भी कबूल की। इन 5 में एक बार रिया और बासित की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के सेट पर हुई थी। सैमुअल मिरांडा के मुताबिक रिया खुद भी ड्रग्स का सेवन करती हैं, लेकिन पूछताछ में रिया ने इस बात से इनकार किया। रिया ने साफ किया कि वो केवल सिगरेट पीती हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। रिया ने यह भी बताया कि सुशांत के फार्म हाउस में अक्सर पार्टी हुआ करती थी जिनमें कई कलाकार ड्रग्स का सेवन करते थे। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए आज सुबह 10 बजे फिर से बुलाया है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती को कल उनके भाई शोविक और सुशांत के कर्मचारी सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। माफ कीजिएगा, ये पूछताछ आज होनी है जब सैमुअल मिरांडा और रिया का आमना सामना होगा। रिया समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ में कुछ नए नाम सामने आए हैं। एनसीबी उन नामों को फिर से पूछताछ करके वेरीफाई करेगी, फिर सभी को समन करेगी। एनसीबी रिया, शोविक और सैमुअल मिरांडा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इससे पहले कल रिया से 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जबकि रविवार को 6 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला
चला था। एनसीबी की रिया से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। सुशांत सिंह केस में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा दी गई। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसके तहत कंगना की सुरक्षा में 11 CRPF के जवान तैनात रहेंगे। बताया गया कि कंगना पर खतरे को ध्यान में रखते हुए खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसके आधार पर ही गृह मंत्रालय ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला लिया। साथ ही हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी ऐलान किया कि कंगना की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने का फैसला उद्धव सरकार को रास नहीं आया और इसके मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इस फैसले को महाराष्ट्र का अपमान बता दिया। महाराष्ट्र के पुलिसों पर विश्वास नहीं। अगर ये भाजपा उनको मदद करती है और उसको देश प्रेमी बताती है, तो महाराष्ट्र की भूमि के साथ कंगना भी गद्दारी कर रही है और भारतीय जनता पक्ष भी कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्लेन में टिकट बुक कराने वालों को राहत मिल गई। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान टिकट बुकिंग के बावजूद हवाई यात्रा नहीं करने वालों को बड़ी राहत दी। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। ये नियम 25 मार्च से 3 मई तक के लिए बुक टिकटों पर लागू होगा। दिल्ली कैपिटल्स टीम के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ दुबई पहुंचने के बाद क्वारंटीन में थे। यही नहीं, उनकी 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अच्छी बात यह रही कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए ये असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट किसी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ के संपर्क में नहीं थे। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी। उन्होंने साफ किया कि जैसे जैसे दुकानें और दूसरी चीजें खुल रही हैं, वैसे वैसे सभी को और सचेत रहने की जरूरत है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतें ज्यादा हो रही हैं, तो जहां एक तरफ जिंदगी को अपने ढर्रे पर चलना है, नॉर्मलसी आनी है ना, वहां दूसरी तरफ हमारे एहतियात, हमारी कोशिशें और बढ़नी चाहिए। कंगना को केंद्र से Y+ सुरक्षा मिलने के बाद महाराष्ट्र में सियासत और तेज हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर कंगना रनौत पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि महाराष्ट्र के शहीदों के अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं। यही नहीं, शिवसेना ने आगे लिखा कि मुंबई में खा पीकर तर हुई एक अभिनेत्री मराठी अस्मिता पर कुल्ला कर रही है, ये सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से कंगना के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की गई है। इतना ही नहीं, इशारों में कंगना की तुलना मानसिक रूप से बीमार महिला से की गई है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अपना विरोध जताने के लिए इन लोगों ने पहले पदयात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद सिविक सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठा दिया और हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें कोरोना से जुड़े नियम याद दिलाए, लेकिन उन लोगों पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनमें कई को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं और वो धरना खत्म न करने की बात पर अड़ी हुई थीं। उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। यही वजह रही कि उन पर भी सख्ती की गई। पुलिस यहाँ से जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें उठा रही है। पार्टी के जो पार्षद है दुर्गेश पाठक को देखिए किस तरह से पुलिस खदेड़ कर हिरासत में ले रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने निगम कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की और बीजेपी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि तीनों निगमों में बीजेपी सत्ता में है। हमारा एक ही मांग है, या तो तनख्वाह दो नहीं तो इस्तीफा दो। दिल्ली के तीनों निगमों के कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इस मुद्दे पर वो निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगम को मिलने वाले फंड के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कोरोना से जुड़े नियम टूटते नजर आए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की ओर दिल्ली नगर निगम का पूरा फंड रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला। और इसीलिए दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता सिविक सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने केजरीवाल सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान कोरोना से जुड़े किसी भी नियम का पालन होता नजर नहीं आया। आलम यह था कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी के दूसरे नेता सिविक सेंटर के बाहर एक दूसरे से चिपककर बैठे नजर आए। यही नहीं, आदेश गुप्ता के भाषण के दौरान भी 2 गज की दूरी दूर दूर तक नहीं दिखी। जिस समय सिविक सेंटर के बाहर बीजेपी नेता इकट्ठा हुए, वहां दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे, इसलिए वहां काफी भीड़ हो गई, जिसकी वजह से पुलिस की चुनौती बढ़ गई।
नौबत यह आ गई कि उसे पदयात्रा निकालने पर अड़े बीजेपी नेताओं पर जोर जबरदस्ती करनी पड़ी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आदेश गुप्ता समेत पार्टी के दूसरे नेताओं को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया और हिरासत में ले लिया। पूरे प्रोटेस्ट की आप तस्वीर देखिए कि कोई भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये मार्च निकालने की कोशिश की गई तो सभी को अब पुलिस बस में डिटेन कर ले जा रही है। निगम कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर हुए इस प्रदर्शन में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर और बीजेपी पार्षद शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एलएसी से। खबर है कि लद्दाख में चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की यह कोशिश पेंगोंग झील के पास की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो एक बार फिर से चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है और आपको बता दें कि यह खबर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से है, लेकिन चीन ने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ा है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। संदीप, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त एलएसी पर ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, एलएसी पे तनाव तो लगातार बना हुआ है और उसी के मद्देनज़र एक ये खबर जिस तरीके से आती है वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि भारतीय सीमा से लगता हुआ जो है चीन का सैन्य कमांड है, उसकी तरफ से एक रिलीज़ जारी की गई है जिसमें ये साफ किया गया है कि भारतीय सेना ने कुछ राउंड जो है वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं जब उनकी पेट्रोलिंग पार्टी उस इलाके से गुजर रही थी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरीके से जिस इलाके में बताया जा रहा है कि थाकुंग से लेकर स्पांगुर गैप अगर सीधी लाइन खींचे तो 25 किलोमीटर का पैच होता है ये, जो कि सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंगसो में है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है ज़रूर, लेकिन अभी तक भारतीय सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी इस तरीके की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद जो है हो सकता है सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट उस आरोप के ऊपर आया कि जिसमें कहा गया है कि भारतीय सेना ने फायरिंग की है। क्योंकि जसप्रीत एक और बात बताऊं, आज जो है खुद जो है एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं वो एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं मॉस्को, और वहां पे हो सकता है कि चीन के विदेश मंत्री भी वो भी वहां मौजूद होंगे। तो हो सकता है कि इस पर भी बातचीत हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी इस तरीके की बड़ी बैठक होती है उससे पहले इस तरीके का माहौल ज़रूर बनाने की कोशिश करता है चीन। लेकिन फिलहाल जो चीन के आरोप है, चीन के जो वेस्टर्न थिएटर कमांड का आरोप है कि उस जगह पर फायरिंग हुई है, सेना की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है या कोई सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। संदीप, आपने बताया कि विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हो सकती है। इससे पहले 5 तारीख को दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है। तो बातचीत और चीन की दूसरी तरफ जमीन हड़पने की कोशिश, ये दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल जसप्रीत, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन कभी भी इस तरीके से का इंटरनेशनल फोरम में कोई बड़ा इवेंट होता है या बड़ी बैठक होती है, उस दौरान जो है चीन उससे पहले कोई ना कोई एक बहाना ज़रूर तलाशने की कोशिश करता है कि उसको जो है सीधे तौर पर काउंटर किया जा सके दूसरे देश को। वही चीज़ें यहाँ होती फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन जो खबरें WTC की तरफ से आई हैं कि जिस तरीके का यहाँ पे जो है घुसपैठ की कोशिश हुई, सीधे तौर पर ये तो मान रहे हैं कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, पेट्रोलिंग कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर फायरिंग की बात करें तो उस पर अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक सेना की तरफ से या फिर जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस आरोप पर जो है कोई भी बयान अभी जारी नहीं हुआ है। क्योंकि LAC पर फायरिंग होने का मतलब, क्योंकि अभी तक LAC पर कहीं भी वार्निंग शॉट्स तक फायर नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर हो सकता है कि चीन ये एक प्लान के तहत जो है इस तरीके की चीज़ें उसने रिलीज़ की, क्योंकि अमूमन चीन इस तरीके की चीज़ें रिलीज़ नहीं करता है। और अगर ये पीसफुल बॉर्डर कहा जाता था LAC को, जिसमें कि कभी फायरिंग नहीं हुई है, ऐसे में ये कोशिश कर रहा है कि भारत के ऊपर इस तरीके की चीजें थोपने की। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा। संदीप, चीन की पुरानी आदत है ठीकरा भारत के सिर फोड़ना, और अभी हमें भारत की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है भारतीय सेना की तरफ से। आप नजर बनाए रखिए संदीप, लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के साथ। 5 भारतीय नागरिकों के लापता होने के मामले में चीन ने कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने दावा किया था कि राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीनी सेना के जवानों ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है। दावा यह भी किया गया कि अगवा किए गए 5 लोग भारतीय सेना के लिए दुर्गम इलाकों में सामान की ढुलाई का काम करते थे। इस घटना के बाद भारतीय सेना की तरफ से कथित तौर पर अगवा किए गए लोगों के बारे में चीन से जानकारी मांगी गई, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बता दिया।
लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लद्दाख में भूकंप के ये झटके 4.4 तीव्रता के रहे। बताया गया कि भूकंप का केंद्र कारगिल था। भूकंप की वजह से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। 4.4 तीव्रता इसकी मापी गई है। जापान के दक्षिणी हिस्सों में आए हैशिन नाम के तूफान ने लोगों को खौफ से भर दिया। जापान में पिछले एक हफ्ते में आया यह दूसरा सबसे ताकतवर तूफान रहा, जिसने जापान के दक्षिणी हिस्सों में जमकर तबाही मचाई। जापान के तीसरे सबसे बड़े द्वीप चूशु में तो 4 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक ट्रांसफार्मर में तेज धमाका होते हुए भी देखा गया। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को दहशत से भर दिया। तूफान इतना भयानक था कि लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे चकनाचूर हो गए। समुद्र के पास वाले इलाकों में तो भारी बारिश भी हुई। ओकिनावा और कागोशिमा में भी हाइशिन नाम के तूफान ने लोगों को डरा दिया। वहां 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए। इस तूफान को देखते हुए दक्षिण कोरिया में भी चेतावनी जारी कर दी गई। एमपी के बड़वानी में बैंक से एक लड़का नगद रुपए चुराकर भाग निकला। आरोप है कि उसने 1 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए और वहां से फरार हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि वहां पहुंचे लोगों की आड़ में ये लड़का काफी देर तक खड़ा रहा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने वहां से खिसककर अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने वहां मौजूद एक महिला का इस्तेमाल किया। वो महिला जब अंदर गई तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। पलक झपकते ही उसने नकद रुपए उठाए और वहाँ से गायब हो गया। वो बच्चा 1 लाख रुपए लेके वह फरार हो गया। उसके पीछे मैं लगा भी पर वो हाथ में नहीं आया। वहाँ मौजूद एक कर्मचारी की इस लड़के पर जैसे ही नजर गई, उसने तुरंत सबको ये बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जेडीयू से जारी तल्खी के बीच एलजेपी बिहार में 143 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस सिलसिले में दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास पर पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों से 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर चर्चा हुई। खबर है कि जल्द ही बिहार संसदीय बोर्ड इन सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट चिराग पासवान को सौंप देगा। इसके अलावा बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि बिहार चुनाव में गठबंधन पर फैसला चिराग पासवान ही लेंगे। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर राज्यपालों से चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्यपालों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की और इसे देश की शिक्षा नीति करार दिया। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। दिल्ली के नांगलोई समेत कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मुंबई में बीएमसी की एक टीम कंगना के दफ्तर पहुंची और वहां का नाप लिया। इससे जुड़ा एक वीडियो कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। साथ ही बीएमसी पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। यही नहीं, कंगना ने अपना दफ्तर टूटने की भी आशंका जताई है। बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आके अब कंगना के ऑफिस की जांच कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच कंबोडिया में स्कूल फिर खुल गए। स्कूलों में छात्रों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्कूल पहुंचने पर छात्रों के शरीर का तापमान मापना जरूरी है। यही नहीं, क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो अपने कुत्ते के साथ कसरत करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए राजौरी के सुंदरबनी इलाके में रिहायशी इलाकों में फायरिंग की। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की राजौरी में मोर्टार दागे, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में कई घंटों तक चली ये मुठभेड़। ये आतंकी वहां एक मकान में छिपे हुए थे, जिसकी खबर मिलते ही सुरक्षा बल ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में मुठभेड़ के दौरान गोलियों का भी शोर सुनाई दिया। संकरी गलियां और आसपास कई मकान होने की वजह से आतंकियों ने चकमा देकर भागने की भी कोशिश की। हालांकि जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। ये मुठभेड़ वहां काफी देर तक चली। गुंजान आबादी वाला ये इलाका है और साथ ही यहाँ पे एक नदी भी बह रही है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद मिलिटेंट यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए हों। मुठभेड़ के दौरान आसपास के घरों में फंसे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर में चलती कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। गनीमत ये रही कि कार चला रहे ड्राइवर ने आग लगते ही कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो ये गौतम बुद्ध नगर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कार अचानक से लपटों में घिर गई। कार में आग लगी, लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। यूरोप के देश बेलारूस में कुछ अज्ञात हमलावरों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले लोगों को वहां के राष्ट्रपति का समर्थक बताया गया, जिनके हमले के डर से कई प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक हमलावर जमीन पर लेटे एक प्रदर्शनकारी को बड़ी बेरहमी से पीटता दिखा। इसके अलावा कुछ हमलावरों ने वहां की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को शांत करवाने में जुटी पुलिस के सामने इन हमलावरों ने नई चुनौती खड़ी कर दी। फिर तुरंत ही बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। कोई हमलावर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा तो उसने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी ज्यादा भड़क गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने कतार बनाकर सड़क पर मार्च किया और हालात सामान्य करने की कोशिश की। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं और अब तक वहां इन प्रदर्शनों में कई लोग घायल हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए आज सुबह 10 बजे फिर बुलाया है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती को उनके भाई शोविक और सुशांत के कर्मचारी सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ में कुछ नए नाम सामने आए हैं। एनसीबी उन नामों को फिर से पूछताछ करके वेरीफाई करेगी, फिर सभी को समन करेगी। एनसीबी रिया, शोविक और सैमुअल मिरांडा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इससे पहले कल रिया से 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जबकि रविवार को 6 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला चला था। एनसीबी की रिया से पूछताछ का आज तीसरा दिन है और सुबह 10 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। रिया चक्रवर्ती को कल लगभग 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और कल की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई कि कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाई रिया। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा, उनके भाई शोविक, आमने सामने जब बिठाकर पूछताछ होगी तो फिर रिया का सवालों से बचना आसान नहीं होगा। कल जब पूछताछ खत्म होती है उसके बाद देर शाम रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वो सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत देती हैं। हम चलते हैं दिवाकर के पास, जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। दिवाकर, आप ये बताइए कि आज तीसरा दिन है एनसीबी जब पूछताछ करेगी रिया से, क्या रिया पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है? देखिए जसप्रीत, एक ताजा अपडेट सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं। रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर प्रियंका सिंह, तरुण कुमार और मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज कराई है, वो केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के पीआरओ का मैसेज आया है कि जो केस रजिस्टर हुआ था बांद्रा पुलिस स्टेशन में, उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर यह कहा था कि अगर इस केस में कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, कोई भी मामला दर्ज होता है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई करेगी। और इसीलिए जो मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज कि रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। इस वक्त मुंबई पुलिस की 2 महिला पुलिसकर्मी जो उन्हें पिछले 3 दिनों से सुरक्षा मुहैया करा रही है, सामने तस्वीर देखिए, मैं कहूंगा कैमरामैन से वो दिखाएं कि सामने जो लिफ्ट है रिया चक्रवर्ती की, वहां पर वो दोनों महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये कि महिला पुलिसकर्मियों के पहुंचने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती थोड़ी ही देर में यहां से एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होगी। आज तीसरे दिन उनसे पूछताछ होगी। पिछले 2 दिनों में 15 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। कई सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिए हैं और कई चीजें ड्रग्स को लेकर एक्सेप्ट भी की हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो तीसरा दिन है ये महत्वपूर्ण होगा चक्रवर्ती परिवार के लिए, मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार अभी भी रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। कई सारे ऐसे राज हैं जो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने उगले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनसीबी आज उनसे जब पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं उनके गिरफ्तार होने का जो खतरा है वो बरकरार लगातार रहेगा। बिल्कुल दिवाकर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कल तो ड्रग्स के एंगल को लेकर के पूछताछ की थी एनसीबी ने, आज क्या एंगल रहने वाला है? क्या उसी को लेकर के पूछताछ होगी? आज ऐसे कौन कौन से सवाल हो सकते हैं जो एनसीबी जिनका जवाब रिया से जानना चाहेगी?
देखिए एनसीबी पूरी अपनी जांच में जो है सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, ये दो लोगों पर ज्यादा फोकस कर रही है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान, क्योंकि दो ही ऐसे अहम लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती के बेहद करीब थे। तो कहीं ना कहीं आज जो पूछताछ होगी उसमें रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को सामने बिठाकर पूछताछ होगी, आमने सामने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। और हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था कि उनके कहने पर ही ड्रग्स जो है वो लेके आते थे, और फिर रिया चक्रवर्ती उस ड्रग्स का क्या करती थी इसका भी पता जो है कहीं ना कहीं जो है अब एनसीबी को करना है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज कि रिया चक्रवर्ती ने नेटवर्क 18 को जो इंटरव्यू दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन अब उन्होंने पूछताछ में माना है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब एनसीबी को यह पता करना है कि क्या रिया चक्रवर्ती वाकई में ड्रग्स लेती थी या सुशांत को उनके द्वारा ड्रग्स दिया जाता था, ये महत्वपूर्ण सवाल होंगे। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों के पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर चिंता देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं वो चिंता आज भी बरकरार रहेगी। कल उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था ताकि मीडिया उनकी फुटेज ना बना पाए, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 15 घंटों की पूछताछ इस वक्त दोनों एनसीबी की तरफ से की गई है, कई सारे राज रिया चक्रवर्ती ने उगले और ये माना है उन्होंने कि वो ड्रग्स मंगवाती थी। और सौविक चक्रवर्ती इस केस का एक अहम कड़ी होगा, क्योंकि उनके साथ ही वो घर में रहता था। और महत्वपूर्ण एक चीज और कि क्या जो एफआईआर दर्ज हुई है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें एनडीपीएस एक्ट भी शामिल है मुंबई पुलिस के एफआईआर में। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का आरोप भी सुशांत के परिवार के खास तौर पर सुशांत की बहनों पर कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन देती थी वो एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन बिल्कुल है। दिवाकर, आप अहम जानकारी देते हुए और आपने ब्रेकिंग न्यूज भी दी कि जो कल रिया ने केस दर्ज करवाया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में, वो अब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। और जब केस दर्ज करवाया गया उस वक्त सुशांत के परिवार के वकील ने भी यही मांग की थी। और अब से कुछ देर बाद रिया दफ्तर के लिए निकलेंगी, एनसीबी दफ्तर के लिए, और हमारे सहयोगी दिवाकर वहां पर मौजूद रहेंगे। दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में मेट्रो सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। दिल्ली में पहले चरण में केवल येलो लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू हुई और 169 दिन तक बंद रहने के बाद येलो लाइन पर स्टेशनों को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली से गुरुग्राम के हुडा सिटी स्टेशन तक है। इस लाइन पर मौजूद स्टेशनों पर कोरोना से बचाव के जरूरी और कड़े इंतजाम भी नजर आए। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी यात्रियों के तापमान की जांच करते दिखे। स्टेशन में दाखिल होने से पहले उनके हाथों को भी सैनिटाइज कराया गया। इस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पर तैयारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेट्रो की तरफ से की गई है। जब यात्री यहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। थर्मल स्कैनिंग बाहर ही की जाती है और बाहर से थर्मल स्कैनिंग के बाद इस तरीके से यहाँ पर बैग को सैनिटाइज किया जाता था। पहले दिन मेट्रो में ज्यादा लोग नहीं दिखे। हालांकि जिन लोगों ने भी पहले दिन मेट्रो में सफर किया वो दिल्ली मेट्रो रेल निगम की तैयारियों से खुश नजर आए। डर जरूर था कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में मेट्रो में भीड़ हो सकती है, मेट्रो में क्या व्यवस्था होगी, लेकिन अब जब सफ़र कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, थर्मल चेकिंग की जा रही है। हालांकि टोकन वाली व्यवस्था बंद होने से लोगों को मुश्किलें भी हुई। टोकन हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि टोकन के थ्रू कोरोना वायरस ट्रेवल कर सकता है, ये सेफ नहीं है। कोरोना के खतरे की वजह से मेट्रो में सफर करने के लिए कई नियम बदले गए हैं और नए बनाए गए हैं, जिनमें स्टेशन के अंदर जाने और बाहर निकलने का भी नियम है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मुताबिक यात्री पहले की तरह किसी भी गेट से स्टेशन के अंदर और बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए हर स्टेशन पर अलग से व्यवस्था की गई है। बाहर जाने वालों के लिए अलग गेट बनाया गया है, अंदर जाने वालों के लिए अलग गेट है। यही नहीं, जिन स्टेशनों पर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करेंगे उन स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुकेगी। मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। उन्हें सफर की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर अब ट्रेनें 10 सेकंड के बजाय 30 सेकंड तक रुकेंगी ताकि उतरते और चढ़ते समय नियमों का पालन हो सके। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अलग अलग चरणों में मेट्रो की सभी लाइनों को खोलने का फैसला किया है और दिल्ली मेट्रो की तरह दूसरे बड़े शहरों में भी केंद्र सरकार की मोहर के बाद मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। इनमें केरल भी शामिल है, जहां कोच्चि में कई महीनों बाद मेट्रो सेवा शुरू हो गई। केरल के अलावा हैदराबाद में भी पटरियों पर मेट्रो दौड़ती दिखी। मेट्रो सेवा के शुरू होने से दफ्तर जाने वाले लोगों में काफी उत्साह दिखा। हैदराबाद के अलावा तमिलनाडु के चेन्नई में भी मेट्रो सेवा शुरू हो गई। सामने आई तस्वीरों में लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर बैठे नजर आए। इसके अलावा स्टेशनों पर भी कोरोना के खतरे की वजह से कड़े इंतजाम दिखे। इसी तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू हो गई। मास्क की भी व्यवस्था करा रखी है, अगर किसी ने मास्क नहीं लाया बाय द वे तो हम उसको मास्क भी दिलवा सकें। हालांकि कुछ बड़े शहरों में मेट्रो सेवा को अब भी मंजूरी नहीं मिली है, इनमें मुंबई भी है।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने ये कैंडल मार्च 2.5 महीने से लापता चल रहे एक बिल्डर के लिए निकाला। बिल्डर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 2.5 महीने होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रहने वाले बिल्डर विक्रम त्यागी 26 जून से लापता हैं और उनकी गाड़ी मुजफ्फरनगर इलाके में लावारिस हालत में मिली थी। ढाई महीने से बिल्डर लापता है और अभी तक पुलिस ने नहीं ढूंढा है बिल्डर को। इसी को लेकर के परिवार ने कैंडल मार्च लगाया, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग में घिरे 200 से ज्यादा लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया। ये लोग वहां बने कुछ कैंप में ठहरे थे और जंगल में तेजी से फैली भीषण आग ने इन्हें घेर लिया। ऊंची ऊंची लपटों के बीच इनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं छा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। आग को बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर से पानी भी गिराया गया, लेकिन आग इतने बड़े इलाके में फैल गई थी कि हर तरफ से धुआं उठता नजर आया। Just sitting at camp and then the next you're driving through flames trying to save everything. आग में घिरे लोगों को सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला और बसों में बिठाकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर बेखौफ हुई बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर एक प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। बताया गया कि बदमाशों ने हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर को 5 गोलियां लगी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों को गोली लगती है जिनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। अभी इनकी पहचान की जा रही है जिन्होंने फायरिंग की है और हमारे पास कुछ क्लूज हैं, उसके आधार पे हम लोग जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। क्या लगा था फर्स्ट क्या लग रहा है? कुछ जो है वो क्लूज मिले हैं हमें, लग रहा है कुछ व्यक्तिगत रंजिश या उस तरह की बात है। अभी देखते हैं, हर एंगल पे हम लोग जो है वो जाँच कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला में लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। घटना तब हुई जब ये लोग छात्रवृत्ति घोटाले की जांच और मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की बर्खास्तगी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंचे थे और उनके आवास के बाहर हंगामा करने लगे। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। लोग पुलिस की लाठी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी चक्कर में कुछ लोग सड़क पर गिर गए, जबकि कुछ लोग पुलिस के जवानों से उलझते दिखे। लाठीचार्ज की इस घटना से पहले छात्रवृत्ति घोटाले की जांच और मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को हटाने की मांग करते हुए लोक इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। काफी देर तक सीएम आवास के बाहर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाकर हालात पर काबू पा लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ था। ईडी ने दीपक कोचर को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। दीपक कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चंदा कोचर ने पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियोकॉन समूह को 1875 करोड़ का लोन पास किया था, जिसके बाद ईडी ने उनके और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज किया था। अमेरिका अब यह मान चुका है कि किम जोंग उन अक्टूबर में एक नई मिसाइल दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं। इस खबर के आते ही अमेरिका की कई एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इस बार उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन जो मिसाइल दुनिया को दिखाएंगे वो उनकी पिछली हर मिसाइल से ज्यादा खतरनाक होगी। ये एक लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। मिसाइल ऐसी हो सकती है जो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सके। इसे हर वक्त तैयार रखना आसान होगा। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पहचानना मुश्किल होगा और नष्ट करना तो करीब करीब नामुमकिन होगा। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पिछले कुछ महीनों में तनाव बढ़ा है, इसलिए अमेरिका को किम जोंग उन की इस नई मिसाइल की खबरें ज्यादा डरा रही हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि उत्तर कोरिया को उकसाने वाली हरकतें छोड़कर बातचीत के रास्ते पर लौटना चाहिए।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बीते 2.5 महीने से लापता एक बिल्डर के परिवार वालों ने कैंडल मार्च निकाला। बताया गया कि बिल्डर विक्रम त्यागी 26 जून को ऑफिस से जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन तब से घर नहीं लौटा और पुलिस को भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे खफा इस बिल्डर के परिवार वालों और जानने वालों ने मिलकर इलाके में कैंडल मार्च निकाला। इन लोगों ने गुस्से में वहां की जा रही बैरिकेडिंग को भी हटा दिया और सड़क पर पहुंचकर रास्ता जैम कर दिया। इनमें कुछ लोग सड़क पर भी बैठ गए और लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ये प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे, जिन पर गुमशुदा बिल्डर की तस्वीर बनी दिखी और उसके नीचे लिखकर ये पूछा गया कि उसे इंसाफ कब तक मिलेगा। पुलिस के सुस्त रवैये से खफा बिल्डर के परिवार वालों ने अपने घर के चिराग को जल्द घर वापस लाने की मांग की। पुलिस की नाकामी है कि एक आदमी की नाकामी है। या तो मेरे भाई को लेके आ जाएं वापस, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। प्रदर्शन की वजह से जैम हुई सड़क को कुछ पुलिस वाले खुलवाने की कोशिश में जुट गए, ताकि उस रास्ते से गुजरने वालों को कोई दिक्कत ना हो। मिसाइलों के परीक्षण के लिए भारत ने उस तकनीक को विकसित कर लिया जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ ने मिसाइलों और रॉकेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। ये ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कम लागत में मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्च के लिए किया जा सकता है। साथ ही इस तकनीक से देश में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनाई जा सकेंगी। बड़ी बात यह है कि इस तकनीक को भारत में ही विकसित किया गया और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास यह तकनीक है। दिल्ली में 2 खालिस्तानी आतंकी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया। ये दोनों आतंकी पंजाब में कई मामलों में फरार थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को एक बम बरामद हुआ, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नाकाम कर दिया। आतंकियों ने यह आईईडी सड़क किनारे लगाया हुआ था। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। हालांकि इस भूकंप की वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले 1 हफ्ते में दूसरी बार वहां यह भूकंप आया है। पहलवान दीपक पुनिया को हरियाणा के सोनीपत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनकी हालत में पहले से काफी सुधार है। वो पिछले दिनों उस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जब वो ट्रेनिंग के लिए सोनीपत पहुंचे थे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में चलती कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार को आग की लपटों ने घेर लिया। गनीमत ये रही कि कार चला रहे ड्राइवर ने आग लगते ही कूदकर जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ब्राजील में खाली फुटबॉल स्टेडियमों में दर्शकों का एहसास कराने के लिए अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। कोरोना काल में वहां फुटबॉल क्लबों में डीजे काम पर लगा दिए गए हैं, जो मैच के दौरान दर्शकों की तालियों और सीटियों का ऑडियो बजाते हैं, ताकि स्टेडियम में लोगों के न होते हुए भी उनकी कमी का एहसास ही न हो। अगर खिलाड़ी के बेहतरीन गोल पर तालियां बजाने के लिए लोग ही ना हो तो खेल का मजा नहीं। ऐसे में रियो डी जेनेरो से सामने आई एक तस्वीर में स्टेडियम में ये डीजे खिलाड़ियों को जोश से भरने के लिए काम पर लगा नजर आया। मिक्सर पर डीजे के किए कमाल से स्टेडियम लोगों की आवाज से गूंज उठा। स्टेडियम में ऐसा समा बन गया जैसे कोरोना से पहले के मैचों में हुआ करता था। पंजाब के पटियाला में सड़क पर उतरे लोक इंसाफ पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये लोग वजीफा घोटाले में फंसे मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए थे और विधायक सिमरजीत बैंस की अगुवाई में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मकान का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी बीच रास्ते में पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। देख लो आ सलाह मिलदा कैप्टन साहब दे घरे आके उन्होंने गल करना आ सलाह दिंदे आ जी तुहानू मार दे थोड़े हत्थ पाड़दे आ। इस झड़प के समय कुछ लोग जख्मी भी हो गए। उनके कपड़ों पर खून के निशान देखे गए। ऐसे हालात में इन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले लोक इंसाफ पार्टी की ये कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर रैली निकालते दिखे। इनमें आगे चल रहे कुछ लोगों के हाथ में एक बैनर भी नजर आया। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल रही, जिन्हें वहां से खदेड़कर जबरन पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। मुंबई के विरार इलाके में बसें नहीं मिलने से परेशान लोग हंगामा करने लगे। इस दौरान ये लोग इतने गुस्से में थे कि वो 2 गज की दूरी के नियम का पालन करना भूल गए। पिछले कई दिनों से विरार के बस स्टेशन पर लोग इसी दिक्कत से जूझ रहे हैं।
लेकिन इस बार उनके सब्र का बांध टूट गया और वो बसें नहीं मिलने पर हंगामा करने लगे। अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में वो आपस में दूरी बनाए रखना भी भूल गए। इस बस स्टेशन पर बसें कम और लोगों की संख्या ज्यादा नजर आई। पिछले कई दिनों से वहां आने वाले लोगों को रोज यही परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही वजह रही कि इस बार वो एक जगह इकट्ठा हो गए और पुलिस से बहस करने लगे। कुछ लोग तो इतने गुस्से में दिखे कि उन्होंने अपने चेहरे से मास्क तक हटा दिया, जबकि कुछ लोग कोरोना से जुड़े नियम भूलकर नारे लगाने लगे। कोरोना की वजह से मुंबई में लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं। ऐसे में बसों की कमी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। चीन के बीजिंग में स्केच बनाने वाले एक रोबोट का प्रदर्शन किया गया। ये रोबोट वहां चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोगों के सामने पेश किया गया, जहां उसने एक छोटे बच्चे का स्केच बनाकर दिखाया। बच्चे के पिता उसे रोबोट के सामने ले गए, जहां उसे एक बार देखते ही रोबोट ने अपना काम शुरू कर दिया। रोबोट ने हाथ में पकड़े स्केच पेन की मदद से बच्चे की तस्वीर बनानी शुरू की और सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही उसने बच्चे का स्केच तैयार कर दिया। काम के दौरान ये रोबोट किसी कलाकार की तरह अपनी पलकें झपकाता हुआ भी नजर आया। बताया गया कि ये रोबोट खास तरह के कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो किसी को सिर्फ एक बार ही देखकर उसका स्केच बना सकता है। राजस्थान के बीकानेर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी एक पुलिस चेक पोस्ट को उड़ाकर वहां से रफूचक्कर हो गई। इस गाड़ी में 2 कुख्यात बदमाश बैठे थे और इसकी खबर पुलिस को पहले ही मिल गई थी। बदमाश भाग ना निकले, इसके लिए बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। सामने आए एक वीडियो में एक चेक पोस्ट पर पुलिस की टीम रास्ता घेर कर खड़ी दिखी। काफी इंतजार के बाद सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। पुलिस वाले अपनी जगह पर डटकर खड़े हो गए। गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने इशारा भी किया, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी नहीं रोकी और एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। लेकिन बदमाश तब भी नहीं रुके और बैरिकेड उड़ाकर वहां से रफूचक्कर हो गए। वो तो बदमाशों की गाड़ी के सामने आए पुलिस वालों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान बदमाश वहां से काफी दूर निकल गए। पुलिस चेक पोस्ट पर हुए हमले के बाद वहां से एक के बाद एक 2 और गाड़ियां गुजरी। इनमें एक गाड़ी में कुछ सामान भी लदा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा शुरू कर दिया और काफी कोशिश के बाद 2 बदमाशों को भी दबोच लिया गया, जिन पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। मलाइका अरोड़ा ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए खुद के ठीक होने की जानकारी दी। एक दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। डॉक्टरों की सलाह के बाद फिलहाल मलाइका ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन बदमाशों ने पिछले हफ्ते एक ड्राइवर और उसके साथी का ट्रक समेत अपहरण कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी वीडियो की जांच की और इन आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से पुलिस ने हथियार और लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए चाकू कांड के बाद पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग घायल हो गए थे। फिल्म खाली पीली का पहला गाना जारी कर दिया गया। इसमें अनन्या पांडे और ईशान खट्टर मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। ये फिल्म पहले जून में रिलीज होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक कोरोना योद्धा के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा है कि ये वीडियो सोनाली धवल का है, जो मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं और पिछले कई महीनों से घर नहीं जा पाई। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।